students, welcome to my channel. Today we'll discuss the topic improvement in yields. तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करा सकते हैं। तो क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास तीन मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट मैनेजमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेकंड है क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो ये तीनों मैनेजमेंट मिलकर जो है एक यील्डिंग पावर को यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि उसके अंदर किस तरीके से हम उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए क्या क्या चीजें उनके लिए करनी चाहिए। वैरायटी मैनेजमेंट के लिए कि वैरायटी को किस तरीके से हम इम्प्रूव कराएं, उसमें किन टेक्निक्स को लेके हमें हाइब्रिड को इम्प्रूव बनाना है। और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में कि जो हमारे पास ग्रेन्स डेवलप हुआ है, सीड्स डेवलप हुए हैं, उनको हम किस तरीके से स्टोर करें या क्रॉप्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें पेस्ट से, इंसेक्ट से, ठीक है। तो उसके अंदर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम क्रॉप्स को जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं वो किस तरीके के मिलते हैं, वो उनका सोर्सेस क्या होता है, कितने न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए उनके लिए, और उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। क्योंकि क्रॉप्स को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उस न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिशिएंसी होने पर उनके अंदर डिजीजेस डेवलप हो सकती है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है। और इसके अलावा हम उसमें इरिगेशन पैटर्न पढ़ेंगे। इरिगेशन पैटर्न में क्या होता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सेकंड इसमें इरिगेशन वाटर सप्लाई। विदाउट वाटर क्रॉप क्या होगी, ग्रो नहीं कर सकती। वाटर सबसे मस्ट उसको चाहिए होता है। वैसे जो वाटर का सोर्स मेनली होता है प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए, वो क्या होता है, रेन। उसके अलावा कुछ इरिगेशन सिस्टम है जिनके थ्रू हम लोग अपने आप वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। थर्ड इसमें है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में आप ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं हम कि क्रॉप्स को किस तरीके से लैंड पे एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप कौन सी लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए। तो ये तीन हम इसके अंदर इस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम ले रहे हैं आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सबसे हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होते क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जिसको कि प्लांट को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जिन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, उन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। तो क्या लिखा हमने, प्लांट रिक्वायर्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड दी न्यूट्रिएंट। तो लगभग प्लांट्स के अंदर जो है लगभग 40 एलिमेंट्स जो होते हैं, 40 न्यूट्रिएंट उनको लगभग रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से कि दो कैटेगरी होती हैं, एसेंशियल एलिमेंट और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। दो टाइप के एलिमेंट्स हो गए, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एलिमेंट जिन एलिमेंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको, वो आते हैं एसेंशियल। ये 16 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन बॉडी में प्रेजेंट है या यूज में आ रहे हैं, मतलब ले रहे हैं वो लोग, तो वो नॉन एसेंशियल्स में आते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स को हम जो है फिर कैटेगराइज करते हैं किसमें, दो एलिमेंट्स में, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। वो उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होता है, वो उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होता है कि वो कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है प्लांट को, तो उनके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में। तो सबसे पहले जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कितने बोले हमने, 16। तो इन 16 में से जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये तीनों एलिमेंट हमारे जो हैं वो कहां से मिलते हैं, एयर से। इनका जो सोर्स है वो क्या है, एयर।
ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट तो हमारे किससे मिलेंगे, इनका सोर्स क्या है, एयर। ठीक है, हाइड्रोजन जो मिलती है वो हमको किससे मिलती है, वाटर से। हमको मतलब प्लांट से, मैं हमको बोल रही हूं। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन किससे मिल रही है, एयर से। हाइड्रोजन कहां से मिल रही है, वाटर से। अब बचे कितने इसमें, 13 एलिमेंट्स। जो 13 एलिमेंट्स होते हैं वो उनका सोर्स क्या होता है, सॉइल। ठीक है, उन 13 एलिमेंट्स में जो है उनको हम फिर उनको हम कैटेगराइज कर देंगे किसमें, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ये तो तीनों बॉडी बिल्डर होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, जो उनकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो 13 एलिमेंट्स हैं जो उनको सॉइल से अवेलेबल हो रहे हैं, वो दो कैटेगरी में आ जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो किसमें होता है, लार्ज अमाउंट में यूज होता है। ये किसमें होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट किसमें यूज होंगे, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मतलब छोटे, कम, तो ये क्या होंगे, ये रिक्वायर्ड होंगे स्मॉल अमाउंट में। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। अब इसमें हम सेकेंड पॉइंट क्या लेंगे कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये लगभग 1 मिलीग्राम, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर की कंसंट्रेशन से के अमाउंट से ज्यादा यूज होते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो इस अमाउंट से कम यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की प्लांट्स में होती है वो कितनी होगी, मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे हम लेंगे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में कंसंट्रेशन बिलो 1 मिलीग्राम पर ग्राम। ठीक है, और साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उनकी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में इस टाइप का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, एंजाइम बाकी लेकिन ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये एंजाइम एक्टिविटी में रोल नहीं करते, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी का वर्क करते हैं। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करने में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये क्या करेंगे, not perform the function as the enzyme activator। ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन क्या हो गया, परफॉर्म द फंक्शन एज एंजाइम एक्टिवेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं, नेक्स्ट हम इसमें क्या लेंगे पॉइंट कि ये बॉडी को बिल्ड करने में और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग एंड
इसमें नो फंक्शन, इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट में एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या क्या आ जाते हैं, कितने इसमें आ जाएंगे। एक तो नाइट्रोजन, ठीक है, और क्या आएगा इसमें, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। 6 एलिमेंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो आएंगे वो आते हैं इसमें आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन और मॉलिब्डेनम है, और आएगा आपका इसमें जिंक, कॉपर, एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कितने, ये हो गए 6, ये 8। ठीक है, तो ये जो है दोनों हमारे कौन से हो गए, एसेंशियल एलिमेंट्स में से 13 एलिमेंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में यूज हो रहे हैं, माइक्रो जो कम अमाउंट में यूज होते हैं। इनका कंसेंट्रेशन लेवल 1 मिलीग्राम पर ग्राम के अबव होगा, इनका इस लेवल से डाउन होता है। ये बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। और इसमें जो है ये एज ए एंजाइम एक्टिवेटर यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये एज ए एंजाइम एक्टिवेटर यूज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन में रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, जिंक और कॉपर। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें हमने ले रहे हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ये नेचुरल होता है, जैसे हम कैसे वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है, अर्थवर्म के अप डाउन, ऊपर नीचे के आने से सॉइल के अंदर, तो उसमें वो एक ह्यूमस को इंक्रीज करके एक वर्मी कंपोस्टिंग बनती है। ग्रीन कंपोस्ट होती है, मैन्योर होती है। तो जो प्लांट्स के या एनिमल्स की एक्सक्रीट होती है, या प्लांट्स की वेस्टेज होती है, ड्राई लीव्स वगैरह जो होती हैं, वो अगर डिग्रेड होके डिकम्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर ही, तो वो एक मैन्योर का काम करती है। और उससे वो क्या करता है, जो मैन्योर होती है वो एक लार्ज अमाउंट में तो यूज होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लार्ज अमाउंट में यूज होती है, लेकिन प्लांट्स के लिए बेनिफिट करती है, बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इको फ्रेंडली होती है, कोई भी किसी भी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। ये इसके एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो ह्यूमस को इंक्रीज करता है, और ह्यूमस जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये ह्यूमस को इंक्रीज करेगा, सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन करता है, सॉइल टेक्सचर डिस्टर्ब नहीं होता मैन्योर के यूज होने से। सॉइल में न्यूट्रिएंट को एनरिच करता है, ठीक है, मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको जो है ये एनरिच करता है। और साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो उसको इंक्रीज करता है। चीप होती है, सस्ती होती है, इको फ्रेंडली है, किसी भी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे एडवांटेजेस के साथ साथ इसमें डिसएडवांटेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, एक तो मैंने आपको बताया कि ये मैन्योर जो है लार्ज अमाउंट में यूज होता है। ठीक है, मैन्योर किस में यूज हो रहा है, लार्ज अमाउंट में, और ये लो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराता है, और न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे अभी आप फर्टिलाइजर्स पढ़ोगे तो फर्टिलाइजर्स के लिए नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिक, जैसे यूरिया हो गई, तो यूरिया एक नाइट्रोजन का मेन सोर्स है, तो वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन मैन्योर देने पे हम ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसमें उसको फिल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, और इसमें इनकन्वीनियंट ज्यादा होती है, हैंडल करने में, स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में इसमें इनकन्वीनियंट होती है। और वाटर में ये सॉलेबल नहीं होता, ठीक है, नॉट सॉलेबल इन वाटर।
उसी तरीके से आप फर्टिलाइजर्स देखते हैं, हम जो मेन्योर है ये नेचुरल फॉर्म में फॉर्म्ड होता है, फील्ड्स पे फॉर्म्ड हो जाएगा, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये कहां पर फॉर्म्ड होते हैं, फैक्ट्रीज में। ये केमिकल्स हैं, ये क्या है, केमिकल्स, ठीक है। तो ये केमिकल्स हैं और कहां पे बनते हैं ये, फैक्ट्रीज के अंदर। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है, सबसे मेन एडवांटेज इसमें है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। नाइट्रोजन के लिए सोर्स चाहिए तो नाइट्रोजन स्पेसिफिक फर्टिलाइजर मिल जाएगा, पोटेशियम स्पेसिफिक बन जाएगा, फास्फोरस स्पेसिफिक बन जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यहाँ पे क्या मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं। लो अमाउंट में यूज करना पड़ता है, जैसे मेन्योर को हम ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, लो अमाउंट में ज्यादा क्या करता है, मतलब लो अमाउंट में ज्यादा असर दिखाता है, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होगा, इजीली सॉल्युबल हो जाता है, हैंडल करने में, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता है, इजी होता है। उसी तरीके से डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। मेन्योर जितनी सस्ती होती है उतना ये कॉस्टली पड़ता है। कॉजेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर्स का स्प्रे कराते हैं क्रॉप्स पर तो वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है, वो सॉइल के अंदर या वाटर के थ्रू किसी भी एक्वेटिक बॉडी में जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वहां पे पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, सॉइल इरोजन कर सकता है। लेकिन मेन्योर जो होता है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, और इसका एक्सेसिव यूज करने पर ये पॉइजनस बन जाते हैं। तो एक लो कॉस्ट पे जो है वो मेन्योर है, लो कॉस्ट एंड हाई अमाउंट, ठीक है। लो कॉस्ट बट लार्ज अमाउंट, वो क्या हो गया, मेन्योर। लेकिन फर्टिलाइजर्स के लिए क्या बोलोगे आप, हाई कॉस्ट एंड लो अमाउंट, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, हाई कॉस्ट एंड लो इन अमाउंट। कॉस्ट ज्यादा है लेकिन अमाउंट में कम यूज हो रहा है। और जो मेन्योर है इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रही हूं, यहां पे रब कर रही हूं। इसके लिए हमने क्या बोला, लो कॉस्ट एंड हाई इन अमाउंट, ठीक है। कॉस्टली नहीं होता है लेकिन हाई अमाउंट में हमको इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि फर्टिलाइजर जितनी कम अमाउंट में यूज होता है उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम इसको एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, प्लांट्स पे इफेक्ट उसका खराब आता है फिर, ठीक है। तो ये उसके लिए पॉइजनस क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स का यूज एक फिक्स अमाउंट में यूज करना चाहिए और किसी की गाइडेंस में यूज करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही स्प्रे कर दिया हमने। तो फर्टिलाइजर जो है एक मतलब बेनिफिट के साथ साथ हमें प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी होता है और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो इतना आज हमने देख लिया इसमें टॉपिक में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।